हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपने अध्याय अपराध के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। परिवीक्षा अर्थात प्रोबेशन के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में भारत में किस प्रकार की दंड व्यवस्था पाई जाती है उसके अंतर्गत हमने जाना था भारत में जेलों के प्रकार क्या है, जिसमें हमने अधिकतम सुरक्षा वाले कारागृह, मध्यम सुरक्षा वाले कारागृह या आदर्श कारागृह और निम्नतम सुरक्षा वाले कारागृह अर्थात खुले कारागृह के बारे में जाना था। दंड व्यवस्था के अंतर्गत जो और व्यवस्थाएं भी भारत में पाई जाती हैं उसमें परिवीक्षा अर्थात प्रोबेशन भी एक व्यवस्था है। परिवीक्षा क्या होता है? परिवीक्षा के अंतर्गत अपराधी को जेल में भेजकर घर में ही रहने दिया जाता है। उसे इस शर्त पर मुक्ति दी जाती है कि वो परिवीक्षा में रहकर अपने आचरण का सुधार करेगा। अर्थात यह स्थिति जो होती है वो सजा सुनाने के पश्चात की स्थिति है और इसमें अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता बल्कि उसे किसी शर्त के साथ समाज में ही रहने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने आचरण को सुधार सके और समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन कर सके और स्वयं में एक परिवर्तन लाने का उसे इस प्रकार से एक मौका दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें सदरलैंड ने परिवीक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, परिवीक्षा दंडनीय ठहराए गए अपराधों की उस समय की अवस्था है जिसमें अपराधी को सजा से बरी कर दिया जाता है और जिसमें अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त के साथ अपराधी को स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसके साथ ही राज्य अपने व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने में सहायता देने का प्रयास करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, दंडनीय ठहराए गए अपराधों की यह उस समय की अवस्था है जिसमें अपराधी को सजा से बरी कर दिया जाता है। यानी कि न्यायालय द्वारा उसे दंड तो दिया जा रहा है लेकिन उस साथ ही उसको उस सजा से एक प्रकार से बरी भी किया जाता है। किस शर्त के साथ? कि वो समाज में रहते हुए एक अपना अच्छा व्यवहार बनाएगा, अच्छा व्यवहार रखेगा। इस शर्त के साथ उसे स्वतंत्रता दी जाती है। साथ ही जो राज्य होता है वो नियमानुसार व्यवस्था करके अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने में एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा। यानी कि उस अपराधी पर एक प्रकार से निरीक्षण भी रखा जाता है और एक परिवीक्षा अधिकारी जो होता है वो उस अपराधी पर, उस परिवीक्षाधीन अपराधी पर एक प्रकार से निरीक्षण कार्य करता है और उसे नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर उस दौरान वो अपराधी कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे वापस से जेल में भी डाला जा सकता है। तो इस प्रकार अपराध के या अपराधों की यह उस समय की अवस्था होती है जिसमें अपराधी को सजा से सशर्त मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार की बातें देखने को मिलती है। जैसे पहली निरीक्षण, यानी कि परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति के कार्यों को देखभाल या निरीक्षण किया जाता है परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा। दिशा निर्देश, परिवीक्षा पर जो व्यक्ति या अपराधी को छोड़ा जाता है उसे समय समय पर अच्छे आचरण या व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। और राज्य सरकार द्वारा सहायता, परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इलियट ने परिवीक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, परिवीक्षा अधिकारी दंड देने वाली संस्था से इस शर्त पर अपराधी को मुक्ति देने को कहता है कि वह अच्छा व्यवहार करेगा। यानी कि कई बार न्यायालय में जो होता है परिवीक्षा अधिकारी अपराधी के लिए प्रार्थना करता है कि अपराधी को मुक्ति दे दी जाए सशर्त कि वो अपराधी जो है समाज में रहते हुए एक अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपराधी की देखभाल के लिए या उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध रहता है। या यूं कहें कि अधिकारी जो होता है अपराधी को समझाकर, चेतावनी देकर, दिशा निर्देश देकर उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो परिवीक्षा होती है, परिवीक्षा एक प्रकार से अपराधी को
दंड से बचने का एक अच्छा साधन है। इसमें अपराधी के प्रति सहानुभूति रखी जाती है। अपराधी जो परिवीक्षा पर छोड़ा गया जो व्यक्ति है उसे विभिन्न शर्तों का भी इसमें पालन करना होता है। यह एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं चिकित्सा की एक विधि भी है जिसमें उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। तो इस आधार पर हम परिवीक्षा की कुछ विशेषताएं भी बता सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता बताई गई है अपराधी का सुधार। यानी कि परिवीक्षा व्यवस्था जो होती है उसका प्रमुख तत्व जो होता है वो है अपराधी का सुधार करना। यानी कि इसमें सुधारात्मक सोच के साथ ही जो है परिवीक्षा का कार्य किया जाता है, ताकि अपराधी को जेल में रहकर जेल का माहौल न मिले बल्कि एक सामाजिक वातावरण मिले, उसे एक सुधरने का मौका या अवसर प्राप्त हो। इसी प्रकार परिवीक्षा की जो स्थिति होती है वो दंड निर्धारण के पूर्व की नहीं बल्कि सजा सुनाने की पश्चात की अवस्था है। यानी कि परिवीक्षा जो होती है सजा सुनाने के बाद की स्थिति है। इसमें न्यायालय जो होता है वो सशर्त अपराधी को बरी करता है। तो यह एक प्रकार से सजा सुनाने के बाद की स्थिति होती है परिवीक्षा। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत कह सकते हैं इसमें अपराधी को सजा से मुक्त रखा जाता है। यानी कि इसको सजा जैसे जेल या इस तरीके से दंड न दिया जाकर उसको सुधरने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार सजा से मुक्त रहने के बदले उसे अच्छा व्यवहार करने की मांग या आशा जो है न्यायालय उससे रखता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है कि प्रत्येक राज्य जो होता है परिवीक्षा के लिए यथासंभव सहायता करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार परिवीक्षा जो होती है अपराधी को सजा देने के बाद की स्थिति है और उसी में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। या यूं कहें न्यायालय जो है अपराधी को सजा से सशर्त जब बरी करता है तो उस परिस्थिति को, उस व्यवस्था को परिवीक्षा या प्रोबेशन कहा जाता है। अब क्या होता है कि परिवीक्षा किस प्रकार के अपराधियों को मिल सकता है? सभी अपराधी को तो परिवीक्षा नहीं मिल सकती। तो परिवीक्षा योग्य कौन कौन से अपराधी हो सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि किन अपराधियों को परिवीक्षा पर रखा जा सकता है। जैसे जिस व्यक्ति या अपराधी को मृत्युदंड या देश निष्कासन की सजा नहीं मिली हो उसे ही परिवीक्षा के योग्य माना जाता है, क्योंकि मृत्युदंड या देश निष्कासन बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं, इसलिए ऐसे गंभीर अपराधियों को परिवीक्षा का मौका नहीं मिलता है। इसी प्रकार जिस अपराधी ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है केवल उसे ही, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मृत्युदंड और देश निष्कासन जैसे गंभीर अपराध माने जाते हैं, तो गंभीर अपराधों को छोड़कर जो सामान्य छोटे अपराध होते हैं उनके लिए परिवीक्षा दी जा सकती है। इसी प्रकार प्रथम अपराध करने वाले अपराधी को ही परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। यानी कि जिसने प्रथम बार कोई अपराध किया है वो ही परिवीक्षा के हकदार होते हैं। आदतन अपराधी जो हर बार अपराध करके आ जाते हैं, चाहे वो छोटे मोटे अपराधी ही क्यों ना हो, छोटी छोटी अपराधी उन्होंने क्यों ना किए हो, लेकिन उनको परिवीक्षा का अवसर नहीं दिया जाता। इसी प्रकार ज्यादातर जिस अपराधी की उम्र 21 वर्ष से कम होती है और जिसे 6 माह से कम की सजा सुनाई जाती है उसे ही परिवीक्षा का अवसर दिया जाता है या परिवीक्षा पर रखा जाता है। इसी प्रकार ऐसा प्रथम अपराधी जिसकी आयु कुछ भी हो सकती है, जिसकी सजा की अवधि 2 वर्ष से कम हो और उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं या उसकी परिस्थिति है आदि को आधार मानकर उसके मद्देनजर उसको परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी उम्र के भी व्यक्ति जो होते हैं, 21 से बड़े होते हैं, कई बार अनजाने में कोई ऐसा उससे अपराध हो जाता है लेकिन कोई गंभीर अपराध नहीं होता है और उसका पिछला जो आचरण है, समाज में जो उसकी परिस्थिति है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उस व्यक्ति या उस अपराधी को भी परिवीक्षा का अवसर न्यायालय दे सकता है। अब क्या होता है, परिवीक्षा हमने ये देखा कि किन किन लोगों को या किन किन अपराधियों को परिवीक्षा मिल सकती है। इसी प्रकार परिवीक्षा में किन किन बातों का, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। जैसे परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं कुछ नियमों और शर्तों, जैसे कि पहले भी मैंने बताया परिवीक्षा जो है सशर्त सजा से मुक्ति है, तो एक प्रकार से उस पर शर्तें तो अवश्य रूप से
लगेंगी। तो यहाँ मैं संक्षिप्त पर बताऊंगी कि परीक्षा पर छोड़े गए अपराधी जो है किन किन शर्तों का उनको पालन करना होता है। जैसे पहला, परीक्षा पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है। समय का निर्धारण जो है अदालत द्वारा किया जाता है, अतः न्यायालय को परीक्षा का समय कम या अधिक करने का भी अधिकार होता है। यानी कि उसके लिए एक सीमा जो है न्यायालय ही निर्धारित करता है कि इसको 6 माह के लिए परीक्षा समय दिया जाता है या 2 साल। उसकी सजा की अवधि, उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जो है उसका परीक्षा समय जो निर्धारित करती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरी शर्त की, तो इस अवधि में जो परीक्षार्थी होता है अपराधी को, यानी कि जो अपराधी होता है उसको कानून और न्यायाधीश की आज्ञा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि वह न्यायालय की किसी भी शर्त या कानून का भंग करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है। इसी प्रकार एक अन्य शर्त के रूप में, यदि परीक्षा अधिकारी की शर्तों का पालन परीक्षार्थी नहीं करता है तो उसे दुगना दंड दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि परीक्षा अधिकारी की देखरेख में ही उसे सशर्त छोड़ा जाता है, तो उसे परीक्षा अधिकारी की शर्तों नियमों का भी पालन करना होगा, अन्यथा उसे सजा डबल भी हो सकती है। इसी प्रकार वह बिना आज्ञा के विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार बिना आज्ञा के वह कहीं यात्रा नहीं कर सकता है। यानी कि परीक्षा अधिकारी को किसी भी प्रकार का अगर वो परिवर्तन करता है, किसी अपने निवास स्थान का या अन्य कहीं यात्रा पर जाता है, तो उसको परीक्षा अधिकारी जो उसके लिए नियुक्त किया गया है उसको उसके बारे में बताना होता है। उसके लिए सिक्योरिटी मनी भी उसको जो है जमा करवानी पड़ती है। और परीक्षार्थी जो होता है उसे अपनी प्रगति रिपोर्ट, यानी कि वो किस प्रकार का आचरण कर रहा है, वो रिपोर्ट भी उसको देनी पड़ती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एक परीक्षार्थी होता है, जो एक अपराधी होता है जिसे परीक्षा पर छोड़ा जाता है, वो बिना परीक्षा अधिकारी के कुछ नहीं कर सकता। यानी कि चाहे उसे स्थान परिवर्तन करना पड़ता है या विवाह करना पड़ता है या कोई नया कार्य करना चाहता है तो, या फिर किसी प्रकार की यात्रा करना चाहता है, तो उसे परीक्षा अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार से परीक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों और उसके मार्गदर्शन से जो परीक्षार्थी है, जो अपराधी है, वो अपनी परीक्षा की अवधि जो है व्यतीत करता है और उसे अच्छे आचरण की रिपोर्ट उसको देनी होती है या अच्छा आचरण कर दिखाना होता है, तभी वो जो है उसकी जो सजा है वो आगे माफ भी हो सकती है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का नियम उल्लंघन करता है या आचरण विरुद्ध कार्य करता है तो कानून या न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है। तो इस प्रकार परीक्षा जो है एक अपराधी को सामाजिक नागरिक बनाने का एक प्रावधान है, जिसमें उसे सशर्त दंड से मुक्ति प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने परीक्षा के बारे में जाना, परीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है और परीक्षा योग्य अपराधी कौन से होते हैं, यानी कि किन किन अपराधियों को परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि परीक्षा की दशाएं, यानी कि परीक्षा पर छोड़े गए अपराधी को किन शर्तों का पालन करना होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में पैरोल के बारे में जानेंगे।